आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों आज से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका फार्मेसी ब्लैक बुक जीपैट एमसीक्यू जिसका सीरीज़ नंबर 1 है। दोस्तों आपके पास यहाँ पे 4 महीने हैं और 4 महीने सफिशिएंट हैं आपके लिए कि आप यहाँ पे एग्जामिनेशन आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे विद गुड रैंक। अब दोस्तों नाइपर एग्जामिनेशन देने के लिए जीपैट बहुत ज़रूरी है और अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला लेने के लिए विद स्कॉलरशिप जीपैट बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आपको केवल और केवल 2 बुक अपने साथ रखनी है। एक आपको कोकाटे रखनी है अपने साथ और एक आपको रखनी है फार्माकोलॉजी की केडी त्रिपाठी। उसके सिवा दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। सिंपली आप ये जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है इसके क्वेश्चंस आप लगाते जाइएगा। आप आसानी से देखोगे कि आपके 1000 से 2000 क्वेश्चन 4 महीने में आपको याद हो जाएंगे यहाँ पे। तो बस इनको देखते रहना है और आप आसानी से बहुत ईजिली ये जीपैट क्रैक कर जाओगे। ये हर साल होता है बच्चों, ये मत सोचिएगा कि ये केवल अच्छे जो बहुत ही टॉपर बच्चे हैं उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। 4 मंथ्स बहुत है, इनफ है आपके लिए कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओ। बस अब आप सीरियस हो जाइएगा। अभी ये मत करिएगा कि जैसे अभी तक आप करते आए हो तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहे हो। बस अब ये महीना है दोस्तों कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपको बिल्कुल थोड़ा सा सीरियस होना है। कहने वाला जो भी आप पढ़ो उसको ध्यान दे के पढ़ो कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे वो कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपके लिए केवल 10 क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन मैं इन क्वेश्चन के माध्यम से ये भी दिखाऊंगा कि जो चीज़ आपको आसान लगती है कैसे वही चीज़ जाके कठिन हो जाती है एग्जामिनेशन में। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत हार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो वहाँ पर रटने कोशिश करते हैं, हार्ड जो सब्जेक्ट हैं उनमें बहुत टाइम देते हैं और इसी बीच जो आसान क्वेश्चन है वो गलत करके वहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप जो आसान क्वेश्चन हैं उन पे भी अगर आप फोकस करोगे तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा वक्त इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको क्वालिफाई करें और हमारा जो फार्मेसी फील्ड है उसमें वो रिसर्च वगैरह में जाएं। तो देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉ पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1919। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जा रहा है द पॉइजनस एक्ट, सेकेंड है पॉइजनस एक्ट, थर्ड है नॉन पॉइजनस एक्ट, फिर फोर्थ है द नॉन पॉइजनस एक्ट। तो दोस्तों आप ये चीज़ ध्यान दोगे कि ये क्वेश्चन अभी आसान था, आपको इसका आंसर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने ऑप्शन देखा तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगी, क्योंकि पॉइजनस एक्ट और पॉइजनस एक्ट इतना आपने ध्यान नहीं दिया था। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, बल्कि जो उनके ऑप्शंस होते हैं अगर वो बहुत ही नियर बाई ऑप्शंस रख देगा एग्जामिनर तो वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, और अगर बहुत दूर दूर ऑप्शन रखेगा तो वही क्वेश्चन जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों सीरियसनेस का मतलब है कि जो भी आप पढ़ोगे आज से वो थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। आपको सब कुछ कंप्लीट करने की नहीं ज़रूरत है, बल्कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसको सही से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर दोस्तों है पॉइजनस एक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर बता दिया है इसका, और इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ ताकि आपका ये क्वेश्चन अगर वहाँ पर आया तो आपको इन सब चीज़ों से रिसेम्बलेंस होकर वो याद हो जाएगा। To control the production of cheaper and inferior drugs by some of the Indian companies to compete with the imported drugs। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाया गया एक्ट, इसका मेन कारण था कि कंट्रोल करना चाह रहा था कि जो चीपर और इन्फीरियर ड्रग्स आ रही थी इंडियन कंपनीज़ की, और साथ ही साथ इम्पोर्टेड ड्रग्स उनकी जो डिमांड बढ़ रही थी, उनको compete करने के लिए ये पॉइजनस ड्रग एक्ट इन 1990 एंड डेंजरस ड्रग एक्ट इन 1930 ये पास हुए। सेकेंड क्वेश्चन है विच कमिटी इन इंडिया हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द ड्रग एंड इंक्वायरी अबाउट इट्स मैन्युफैक्चर प्रोसीजर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि जो ड्रग्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं, उनकी इंक्वायरी करना कि जो उनका मैन्युफैक्चर प्रोसीजर हो रहा है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहला है ड्रग इंक्वायरिंग कमिटी, सेकंड है ड्रग इंक्वायरी कमिटी,
थर्ड है इंक्वायरिंग द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कमेटी, ड्रग इंक्वायरी ऑफ द प्रोड्यूस्ड ड्रग कमेटी। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ और फिर आपको आंसर की तरफ ले चलूँगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ना कि इंक्वायरिंग। इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1931। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी की स्थापना हुई दोस्तों 1931 में। द कमेटी रिकमेंडेशन आर अ क्रिएशन ऑफ अ ड्रग कंट्रोल मशीनरी एट द सेंटर विल ऑल इट्स ब्रांचेस इन ऑल द प्रोविंसेस, establishment of well equipped central drug laboratory with competent staff। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी में आपका वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हर प्रोविंस में खोले गए और इसकी स्थापना हुई 1931 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर वाज पास्ड इन 1955 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन ये आपको 4 मार्क्स देके जाते हैं, उतने ही मार्क्स आपको देके जाते हैं जितना एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देके जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर वाज पास्ड इन 1955। पहला है ड्रग्स ऑर्डर, ड्रग इंक्वायरिंग कमिटी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। और इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आप सबको पता होगा, ये है ड्रग्स ऑर्डर। ड्रग ऑर्डर एक्ट वाज पास्ड इन 1955 अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। दिस ऑर्डर वाज पास्ड टू कंट्रोल एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ड्रग्स सिंस इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड इंडिया हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ BPL population, this law was passed to protect them from any hike in price। BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी, मीन्स इंडिया में बहुत सी पॉपुलेशन है जो आपका पॉवर्टी में रहती है, इसलिए ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर पास किया गया है 1955 में कि जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कभी भी हाइक ना होने पाए मेडिसिन्स की। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ ड्रग इज कलर्ड और कोटेड टू कंसील द डैमेज इन इट अंडर विच कैटेगरी ऑफ ड्रग शैल इट कम। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अगर हम किसी ड्रग को कलर्ड कर देते हैं या कोट कर देते हैं ताकि हम जो उस ड्रग में कोई डैमेज हुआ है उसको छुपा लें, तो उस तरह की ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? मिस ब्रांडेड ड्रग्स, स्प्यूरियस ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स या फिर इम्प्योर ड्रग्स। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है दोस्तों पहले, तो ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आप इसको राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर दोस्तों, इस तरह की ड्रग्स को हम कहते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग्स। अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड ड्रग्स इफ ही इज कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड, पैक्ड इन सच अ वे दैट इट्स डैमेज इज बीइंग कंसील्ड। किसी भी ड्रग को अगर जो डैमेज पार्ट है उसको हम छुपाते हैं बाय कलरिंग, कोटिंग या पाउडर फॉर्म में उसको कर दें या पैक्ड इन, इस तरह से हम पैकिंग करें कि वो छुप जाए, तो उसको मिस ब्रांडेड ड्रग्स कहते हैं। इफ़ द ड्रग इज मेड टू अपीयर बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट्स ओरिजिनल, इफ इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इफ एनीथिंग ऑन द लेबल इज अ फॉल्स क्लेम विल बी डीम्ड टू बी अ मिस ब्रांडेड ड्रग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द सिंबल RX मीन। ये दोस्तों आपने बहुत देखा होगा, प्रिस्क्रिप्शन में रहता है, पर इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। टू टेक, शुड डेट, हाउ टू टेक या व्हाट टू टेक। सिंबल RX का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है टू टेक। RX सिंबल जो प्रिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा कि मेडिसिन आपको लेनी है तो वहाँ पे लिख दिया जाता है RX मीन्स टू टेक। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन फॉर डायबिटीज़ 1। तो डायबिटीज़ 1 का इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बताना है। पहला है द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज बीटा सेल एंड नो मोर इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। इम्यून सिस्टम है वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से इंसुलिन वहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होता और डायबिटीज़ कॉज होता है। या फिर द बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। थर्ड है इंसुलिन इज प्रोड्यूस बट नॉट एफिशिएंटली यूज्ड अप। तीसरा कहता है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पाता इफ़िशिएंटली। या फिर इसका रीज़न है रिसेप्टार्स फॉर इंसुलिन आर डिस्ट्रॉयड, या फिर जो इंसुलिन के जो रिसेप्टार्स हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक राइट है? इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट वन, द इम्यून सिस्टम
डिस्ट्रॉय बीटा सेल। तो जो इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों वो अपने बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता, और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। It is the result of pancreas fails to produce enough insulin due to the loss of beta cell. This is also known as insulin dependent diabetes mellitus। तो डायबिटीज़ 1 को हम लोग दोस्तों इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। द कॉज ऑफ द डिजीज इज नॉट नोन एंड मे बी एन ऑटोइम्यून डिजीज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों करता है हमारा सिस्टम, तो ये रीज़न एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, बल्कि ये कहा जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर आता है, जिसमें हमारी खुद की इम्यूनिटी जो है हमारे पैंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2। अभी आपने डायबिटीज़ 1 बताया, अब टाइप 2 आपको बताना है। बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉयज बीटा सेल, इम्यून सेल डिस्ट्रॉय किडनी, या फिर इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर। और इसका राइट आंसर है दोस्तों कि बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। तो दोस्तों इसमें कोई भी बीटा सेल को हार्म नहीं होता, बल्कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन से रेजिस्टेंस उसको हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डायबिटीज़ 2 mellitus क्रिएट होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ इज व्हेन द बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बट नॉट बीइंग एफिशिएंटली यूज्ड अप। तो जब बॉडी रेजिस्टेंट है तो वहाँ पे जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है तो वो तो पूरी हो रही है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये होता है। इट इज़ अ कंडीशन वेयर द बॉडी फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन तो पूरी है लेकिन वहाँ पे उसका यूज़ बॉडी नहीं कर पा रही है ड्यू टू आपका रेजिस्टेंस। अब इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एक्सेसिव बॉडी वेट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीडिप्सिया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपको वहाँ पे 4 मार्क्स देके जाते हैं, और अगर आप गलत कर दोगे तो -1 चले भी जाएंगे। तो दोस्तों इनको ध्यान देना है आपको, और जितना भी हम लोग ये ब्लैक बुक MCQs करा रहे हैं वो सारे ही आपको करने हैं, और ये कोई हार्ड वर्क नहीं है दोस्तों। बस ये चैनल सब्सक्राइब किए रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है ही है। अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे एनी टाइम टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगा। जैसे आज किसी ने मुझसे पूछा था अपने सर्टिफिकेट को लेके, एक थे PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे मैंने उनकी पूरी हेल्प की। दोस्तों यहाँ आपको पूरी हेल्प मिलेगी, आपको सोल्यूशन मिलेगा। हो सकता है 1-2 दिन डिले हो, लेकिन आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो इतनी मेरी तरफ से दोस्तों कोशिश है, अब आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए ताकि आपको सिलेक्शन अच्छी जगह मिल सके और आपका जो सपना है वो अचीव हो सके। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीडिप्सिया। फर्स्ट ऑप्शन है थर्स्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ऑस्मोटिक डायरेटिक लाइक एक्टिविटी बीइंग अ हाइपरग्लाइसीमिक, थर्ड है हंगर, या फिर वेट लॉस। तो पॉलीडिप्सिया क्या होता है? पॉलीडिप्सिया मीन्स थर्स्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से जो हमें प्यास लग रही है उसको हम लोग पॉलीडिप्सिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया एक्ट्स एज एन ऑस्मोटिक डायरेटिक एंड थस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो हाइपरग्लाइसीमिया इसका रीज़न कहा जा सकता है। होता क्या है उसमें दोस्तों कि आपका जो यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार प्यास लगती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है हमारे अंदर। अ पेशेंट टेंड्स टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पॉलीयूरिया इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हंगर एंड फ्रीक्वेंट ईटिंग इज पॉलीफेगिया। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। पॉलीयूरिया, पॉलीफेगिया, पॉलीडिप्सिया इज थर्स्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, जो कि इसका आंसर था। तो पॉलीफेगिया भी ध्यान रखिएगा कि भूख और बार बार खाने की कंडीशन को हम लोग पॉलीफेगिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग इज अ ड्रग फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो हम लोगों ने यहाँ पे मेलाइटिस 1, मेलाइटिस 2 की बात की। अब दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ड्रग है जो हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूज़ करते हैं। पहली है ओमिप्राजोल, सल्फोनोयूरियाज, पेंटाप्रोजोल, या फिर मैनीटॉल।
तो डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए जो ड्रग यूज़ हो रही है दोस्तों वो है सल्फोनिल यूरियाज। सल्फोनिल यूरियाज स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक सेल्स टू सिक्रीट मोर इंसुलिन। तो सल्फोनिल यूरिया का क्या काम होता है दोस्तों कि जो पैंक्रियाटिक सेल हैं उनको वो स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंसुलिन वो पैदा करें एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज़ टू इंसुलिन। साथ ही साथ जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं उनकी सेंसिटिविटी भी वो इंक्रीज़ करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन यूज़ कर सकें। इट इज़ यूज टू ट्रीट नॉन ओबीस टाइप 2 डायबिटिक्स। एग्जाम्पल ऑफ द मेडिसिन इन सल्फोनिल यूरियाज क्लास इज, अगर इसका सल्फोनिल यूरियाज क्लास का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ग्लिपिजाइड है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एज अ ड्रग। Now last question of today is which of the following is a long acting insulin analog? इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग है? ये सब आप दोस्तों KT त्रिपाठी में देख सकते हो, जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, ग्लूलिसिन और ग्लैर्जिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्लैर्जिन। Glargine is manufactured by Aventis Pharmaceuticals and is marketed under the brand name Lantus। तो इसका ब्रांड नेम है Lantus। Insulin Glargine has a substitution of glycine for asparagine at A21 and 2 arginines added to the carboxy terminal of beta cell, thus its name is GL-arginine। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे केवल ग्लैर्जिन याद करके रखेंगे वो भी सफिशिएंट है। फिलहाल दोस्तों यहाँ मैंने आपको बता दिया है ये टेलीग्राम है, इसमें आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में आप जाओगे डूअर एकेडमी में तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इसमें आप टेक्स्ट या मैसेज ही मुझे करिएगा। कोई भी चीज़ है दोस्तों, कोई भी अगर सर्टिफिकेट रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स वगैरह के आपको पूछना है या यूनिवर्सिटी के बारे में ही पूछना है कि वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, जीपैट रिलेटेड, नाइपर रिलेटेड, तो आप बिल्कुल अपनी क्वेरी वहाँ पे मुझ पे मैसेज कर सकते हैं और उसका रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत ही काम का होने वाला है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।